दूसरा जो इदारा बना वो था 1946 के अंदर IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो मेजर रोल था या जो मेन फंक्शन था वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना था और इंटरनेशनल इकोनॉमी को रेगुलेट करना था। क्या मतलब है इसका कि अगर एक मुल्क जो है, लेट्स से अगर हम पूरी दुनिया को एक इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, एक हम जो है वो मार्केट बनाने जा रहे हैं और टैरिफ को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो फिर बुनियादी चैलेंज ये था कि अगर एक मुल्क इकोनॉमिकली कोलैप्स करता है, लेट्स से कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से सालाना 4 अरब डॉलर की चीज़ें ख़रीदता है या बेचता है और पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाता है, तो वो जो 4 अरब डॉलर की चीज़ें अमेरिका को हम बेच रहे हैं तो वो अमेरिका को नहीं बिकेंगी और उससे अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी या जो अमेरिका की बुनियादी लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें ख़त्म होगी तो उसका इफ़ेक्ट आएगा। अगर इसी तरह पाकिस्तान जो है वो चीन से 8 अरब डॉलर की चीज़ें ख़रीदता है लेट्स से साल में, तो अगर पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कोलैप्स करता है तो वो 8 अरब डॉलर की चीज़ें जो चीन हमें बेचता है उससे चीन में गुर्बत आएगी और ये इसको कहते हैं चेन रिएक्शन, और ये चेन रिएक्शन होगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? तो IMF ने कहा कि इन मुल्कों की इस सिचुएशन में IMF हेल्प करेगा और उन मुल्कों को IMF बेल आउट पैकेजेस देगा, जिसको आप कहते हैं बेल आउट प्रोग्राम्स। जैसे पाकिस्तान ने अभी IMF से $6 बिलियन यानी कि 6 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज लिया कि आपको ये पैसा दिया जाएगा और उस पैसे के साथ साथ फिर IMF आपको एक पॉलिसी रिकमेंडेशन भी देता है और ये कर्जा फ्री नहीं होता बल्कि ये कंडीशनल लोन होता है। इस कंडीशनल लोन को आप कहते हैं IMF प्रोग्राम और उस प्रोग्राम को आप कहते हैं SAP, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़। और उसके अंदर फिर IMF ही आपको बताता है कि आप जो है सब्सिडीज़ ख़त्म करें, आप टैक्स ख़त्म करें, आप पेंशन्स कम करें, आप टैक्सेस बढ़ाएं, आप जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट, आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ले आएँ, आप डाउन साइजिंग करें कि वो इदारे जहाँ पे लोगों की तादाद एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा है उनको ख़त्म करें ताकि आपकी सेविंग्स बढ़े, यानी कि ऑस्टेरिटी बढ़े, कि रियासत का खर्चा कम हो और इनकम ज़्यादा हो ताकि आप प्लस में जाएँ। तो ये वो IMF का प्रोग्राम्स होता है। बाज़ मुल्कों में तो वो अपने एम्प्लॉयमेंट्स को अपॉइंट करवाते हैं की पोजीशंस पे कि आप इस काबिल नहीं हैं या IMF को शक होता है कि आप उनकी पॉलिसीज़ को नहीं मानोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, कि किस तरह IMF वर्ल्ड बैंक को अमेरिका कंट्रोल करता है और इन इदारों को कंट्रोल करके वो फिर दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद हो रही है कि अभी जो हमने IMF वर्ल्ड बैंक से इकोनॉमिक प्रोग्राम लिया है उसके अंदर जो की पोजीशंस है, एक गवर्नर स्टेट बैंक जिसके अंदर डॉक्टर बाकर रज़ा को लगाया गया है और दूसरा जो हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, ये दोनों IMF के एम्प्लॉय हैं। ये पिछले 20 साल से IMF में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ पोजीशंस में। तो इसको कहा जाता है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, कि जो आपकी स्टेट की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के दो की इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर आपके अपने लोग नहीं है बल्कि IMF के लोग हैं, जो फिर आपके IMF के साथ अपनी फाइंडिंग्स और असेसमेंट शेयर करते हैं और बताते हैं कि आप IMF को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जब एक स्टेट बाहर से डिक्टेशन लेती है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए और वो खुद ऑटोनॉमिकली इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनाती तो उसकी ऑटोनॉमी कंप्रोमाइज़ होती है। उसको मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट जो है वो कहते हैं इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का मतलब है कि जब सुपर पावर्स या दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो ये वो IMF का रोल रहा है और ये ही IMF के ऊपर तनकीद होती है कि वो प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। IMF जो है वो बात करता है अपना डाउन साइजिंग की, IMF कहता है सब्सिडीज़ ख़त्म करें। उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब अगर आप ऑयल और गैस पे सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो ऑयल और गैस की कीमत बढ़ती है, तो उससे जो गरीब आदमी है जिसकी 40 या 50 रुपये सैलरी है, तो जब ऑयल और गैस वो इस्तेमाल करता है तो ऑफकोर्स उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन चीज़ों पर चला जाता है, तो जिससे उसकी बाइंग कैपेसिटी कम होती है और उसकी लाइफ कंप्रोमाइज़ होती है, लाइफ स्टैंडर्ड कंप्रोमाइज और गुर्बत बढ़ती है, जिसको आप कहते हैं इन्फ्लेशन। तो IMF प्रोग्राम्स का ये इम्पैक्ट होता है कि गुर्बत बढ़ती है, आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है और इस चीज़ को IMF रेगुलेट करता है। अब IMF का जो हेड है उसको हम कहते हैं MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो वर्ल्ड बैंक का हेड होता है उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। IMF का जो MD होता है वो जनरली यूरोपियन होता है। इससे पहले जो क्रिस्टीना लिगार्ड थी वो भी यूरोपियन थी, फ्रांसीसी थी, अभी जो है वो भी यूरोपियन है। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो जनरली अमेरिकन होता है। अब दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक के MD को और प्रेसिडेंट को अमेरिकन सदर अपॉइंट करता है और IMF वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है।
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जो है वो मेंबर स्टेट्स के लोग होते हैं, जबकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके अंदर ये आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की ब्यूरोक्रेसी होती है जो उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कर्जों का अप्रूवल देते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर्स जो है ये बुनियादी तौर पे तो इलेक्ट होते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए, लेकिन उसमें तमाम मेंबर मुल्कों को वोट टू राइट इक्वल नहीं होता, इसलिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इलेक्शन है वो बड़ी अनडेमोक्रेटिक होती है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर उस मुल्क को उतने राइट टू वोट होते हैं, यानी कि एक मुल्क को उतना वोट का पावर मिलेगा जितनी उस मुल्क की आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के अंदर इकोनॉमी का शेयर होगा। तो अमेरिका के सबसे ज़्यादा शेयर हैं उसमें 17 to 18%, तो अमेरिका ऑटोमेटिकली ज़्यादा वोट है। यूरोप के तकरीबन 13% शेयर है, 13 वोट है। जापान के 15 वोट हैं, दूसरे नंबर पे चाइना है। तो यूरोप, अमेरिका और जापान मिलके तकरीबन 50% वोट से ज़्यादा है, इसलिए वो तकरीबन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के यानी कि जो ब्यूरोक्रेट है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के, वो सारे के सारे अमेरिका, यूरोप और जापान की मर्जी से आते हैं और वो फिर दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए फिर अमेरिका दुनिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन ही लगा सकता है, इसलिए अमेरिका किसी भी मुल्क के अकाउंट्स फ्रीज कर सकता है, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकता है। ये वो पावर है जो आईएमएफ के तहत मिली थी, इसको कहते हैं ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। अब एक जहाँ पे बात मैं आपको बताता चलूँगा, फिर हम न्यू लिबरलिज्म की तरफ जाएंगे कि अमेरिका को ये पावर कैसे मिली। ये पावर मिली उस वक्त जब 1944 में ये डिसाइड किया गया कि अगर हम दुनिया को एक ओपन मार्केट बनाने जा रहे हैं और फ्री मार्केट बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम दुनिया को किस करेंसी में ट्रेड को रेगुलेट करेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने भी अमेरिका से चीज़ें खरीदनी और बेचनी है, जर्मनी में भी खरीदनी और बेचनी है, फ्रांस से भी, पूरी दुनिया में जो है वो कंपनियां ऑपरेट कर रही होंगी, तो फिर हमें ये भी तो डिसाइड करना होगा कि दुनिया के अंदर ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिकन कंपनी जब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगी तो वो किस करेंसी में ऑपरेट करेगी, जब वही कंपनी चाइना में ऑपरेट करेगी तो किस करेंसी में ऑपरेट करेगी। ये लेट्स से कि पाकिस्तान ने अमेरिका से चीज़ें खरीदनी है, अमेरिका किसी कंपनी से असला खरीदना है लेट्स से, या कोई और प्रोडक्ट्स खरीदनी है, तो पाकिस्तान क्या पाकिस्तानी रुपयों में पे करेगा। अगर जर्मनी ने खरीदनी है अमेरिका की कंपनी से कोई प्रोडक्ट, क्या वो जर्मनी भी जर्मन फ्रैंक में पे करेगा, सॉरी फ्रेंच फ्रैंक होता है, जर्मन करेंसी में पे करेगा। तो ये वो डिबेट थी। अगर चीन ने अमेरिका से कुछ चीज़ें खरीदनी, क्या चीन येन में पे करेगा। तो आईएमएफ के अंदर ने ये डिसाइड किया गया कि नहीं, पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक करेंसी में होगी और वो डॉलर्स में होगी, और वो डॉलर जो अमेरिका की करेंसी है। इसलिए उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि ये डॉलर में होगी, क्योंकि अमेरिका उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर था। उस वक्त तकरीबन दुनिया की 30% इकोनॉमी का शेयर अमेरिका के पास था, यानी कि अमेरिका एक मुल्क दुनिया की 30% इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ये जो इदारे बनाए गए, आईएमएफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन इदारों की जो फंडिंग थी वो भी अमेरिका ही प्रोवाइड कर रहा था। इसलिए फिर अमेरिका को ये पावर दी गई कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होगी वो डॉलर्स के अंदर होगी, ठीक है। इसके लिए जो तीसरा इदारा बनाया गया था वो था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको बाद में 1995 में रीनेम करके WTO कहा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1995 में रीनेम किया गया। तो ये जो ट्रेड रिलेटेड लॉज थे वो ये गैट रन करता था, और उसके बाद WTO को ये पावर्स दी गई। और जो तो उस आईएमएफ ने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होगी वो डॉलर्स में होगी। और एक कंसेप्ट है जिसको आप कहते हैं एक्सचेंज रेट, यानी कि पाकिस्तानी जो अमेरिकन $1 है वो पाकिस्तान के 160 रुपये के बराबर है। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होगा? ये एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगा किसी भी मुल्क की करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है वो आईएमएफ डिटरमिन करेगा। तो उसको किस तरह डिटरमिन किया जाएगा, उसके लिए एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसको कहते हैं गोल्ड डॉलर सिस्टम। गोल्ड डॉलर सिस्टम का क्या मतलब है कि गोल्ड डॉलर सिस्टम का मतलब ये था कि किसी भी मुल्क की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन वो जब कन्वर्ट होगी करेंसी, जैसे आज $1 पाकिस्तान के 160 रुपये के बराबर है, तो उस कन्वर्जन के लिए गोल्ड डॉलर पॉलिसी या गोल्ड डॉलर सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो गोल्ड डॉलर सिस्टम क्या है? वो गोल्ड डॉलर सिस्टम ये था कि किसी भी मुल्क की जो करेंसी की कन्वर्जन होगी वो उस मुल्क
डॉलर में होगी, लेकिन जो डॉलर जो है उसको कैसे असेस किया जाएगा कि एक डॉलर की वैल्यू कितनी है या किस मुल्क के पास कितने डॉलर्स हो सकते हैं, तो वो गोल्ड की बुनियाद पर असेस किया जाएगा। तो इसको कहते हैं गोल्ड डॉलर सिस्टम। तो एक जो उसमें ये फिक्स किया गया था कि जो 1 औंस गोल्ड होगा वो $35 के बराबर होगा। 1 औंस गोल्ड जो है, यानी कि अगर किसी भी मुल्क के पास 1 औंस है गोल्ड का, तो वो IMF से $35 खरीद सकता है या ले सकता है। तो जैसे जैसे एक मुल्क के पास अगर लेट से 5000 टन गोल्ड है, तो उसकी वैल्यू के बराबर वो IMF से डॉलर्स ले लेगा, और जब उसके पास इतने डॉलर्स होंगे तो उस डॉलर से उसकी करेंसी का कन्वर्जन रेट होगा। तो एक जो औंस गोल्ड है वो इक्वल होगा $35 के। आप 2 औंस करेंगे तो $70 हो जाएंगे, 3 औंस करेंगे तो $105। जैसे जैसे एक मुल्क के पास गोल्ड बढ़ता जाएगा उसके डॉलर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा उसके डॉलर्स बढ़ेंगे, तो उसकी जो करेंसी है वो डॉलर के बराबर होती जाएगी। तो ये वो सिस्टम था जो 1980 तक तकरीबन चला, 70 तक चला, और न्यू लिबरलिज्म के अंदर इसको ख़त्म किया गया था। इसको कहते हैं गोल्ड डॉलर सिस्टम, जो IMF वर्ल्ड बैंक ने उस वक्त बनाया था। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक की तरफ, विच इज न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म ने इकोनॉमिक लिबरलिज्म को रिप्लेस किया 1980s में जाके। अब न्यू लिबरलिज्म के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। न्यू लिबरलिज्म ने ये कहा कि इतनी दुनिया में इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेशन हुई है, बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुई है, प्रॉफिट आया है, लेकिन उसके बावजूद गुर्बत ख़त्म नहीं हुई है। गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म हुई है कि बुनियादी तौर पर जो स्टेट टैक्स लगाती है ना पैसों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, वो टैक्स जो है पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी करप्शन करती है, फिर ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज़ बनाती है उस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो इनकैपेबल होता है। तो न्यू लिबरलिज्म का ये पहला आर्गूमेंट था। दूसरा आर्गूमेंट न्यू लिबरलिज्म का ये था कि जब तक मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आएगा मार्केट के अंदर, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, और जब तक मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी गुर्बत नहीं खत्म होगी। तो इसके लिए न्यू लिबरलिज्म ने कहा कि जो स्टेट है उसके रोल को एब्सोल्युटली एलिमिनेट करना होगा। यानी कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अंदर जो स्टेट रेगुलेट करती थी लेबर राइट्स को, कंज्यूमर राइट्स को, पॉलिसीज़ बना के कंपनियों को अकाउंटेबल करती थी, उसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि इससे मार्केट के अंदर इकोनॉमिक न्यू लिबरलिज्म का आर्गूमेंट यह था कि इससे मार्केट में मिस इंटरेस्ट पैदा होता है, डिस इंटरेस्ट पैदा होता है कि जिस बंदे ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस फाइनेंसर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके पास मार्केट की पॉलिसी मेकिंग नहीं है, तो वो अनसर्टेन होता है कि गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जिससे नौकरियां नहीं पैदा होती। तीसरी बात जो न्यू लिबरलिज्म ने कही कि हमें अपनी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अंदर आप एजुकेशन को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स को, ट्रांसपोर्टेशन को, हाउसिंग को, फूड को, तो न्यू लिबरलिज्म ने कहा कि हमें इनको भी प्राइवेटाइज करना होगा। जब फूड की कंपनियां बनेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, तो उससे गुर्बत ख़त्म होगी, नौकरियां मिलेंगी, और ज़्यादा डॉक्टर्स आएंगे और नर्सेज आएंगे, और ये इससे जो है हम जो है गुर्बत ख़त्म कर सकेंगे। तो ये वो न्यू लिबरलिज्म था। जब न्यू लिबरलिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया तो इट क्रिएटेड द वर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच वी लिव। और इसको हम जब अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह ग्लोबलाइजेशन के साथ मिलकर कंटेम्प्रेरी क्राइसिस क्रिएट किया न्यू लिबरलिज्म ने। ये न्यू लिबरलिज्म को मैं जाते हुए 2 बातें कर दूं कि न्यू लिबरलिज्म से क्या हुआ कि जो प्रॉफिट था वो ऊपर चला गया, जो कैपिटलिस्ट लीड थी, कंपनियों के, फैक्ट्रियों के मालिक, और नीचे मजदूरों को जो सैलरी मिली वो इतनी कम मिली कि उनके पास ताकत ही नहीं थी कि वो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर स्पेंड करें। इसलिए अगर आप देखें तो 1990 तक दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट आता है जाके 1990 में जब न्यू लिबरलिज्म आया। और इसलिए अगर आज देखें आप तो दुनिया के 2% लोग ऐसे हैं जो दुनिया की 90% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और 98% लोग ऐसे हैं जो दुनिया की जो है वो 10% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए दुनिया में इतनी ज़्यादा गुर्बत है और अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलन मस्क और इस तरह के जो लोग हैं, जेफ बेजोस वगैरह, अमेज़न का जो मालिक है, वो दुनिया के अंदर इतने अमीर हैं कि वो हज़ारों साल बगैर काम किए गुजार सकते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो कम्युनिज्म ने इंट्रोड्यूस कराया था। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, एंड दैट इज़ अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। थैंक यू वेरी मच. Goodbye for the next class.